नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। एसएससी पाठशाला जो आपको कराता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। साथियों, हमारा यूपीएसआई का स्पेशल बैच चल रहा था। यूपीएसआई का स्पेशल बैच चलाते हुए मैंने आपको सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर चालू किया था। परसेंटेज में मेरी 6 से 7 क्लास हो चुकी हैं और आपने क्लासों में देखा होगा कि जो सवालों का स्टैंडर्ड था, वो लेवल था, वो बढ़ता ही चला गया था। आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे, जहां से मैंने खत्म किया था उन्हीं के आगे, उसी सीरियल से, उसी स्टेप से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई भी चीज छूटने ना पाए। उसके आगे आज क्वेश्चंस को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति के अकाउंट में कुछ रकम है, उसने 20% रकम निकाल ली, बाकी बची हुई रकम से उसने 25% निकाल लिए और फिर बचे हुए रकम से उसने 30% उसने फिर से निकाल लिया। अब उसके पास 2100 रुपए, शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे? क्वेश्चन ने ये बोला है, एक व्यक्ति के अकाउंट में कुछ रकम है, कुछ रकम है, कुछ रकम या प्रारंभिक रकम या कुल रकम मान लेते हैं, प्रारंभिक रकम या कुल रकम। और अब रकम उसने किसी को देने के बाद वो किसी को दे, 20% निकाल ले या किसी को दे दे, तो उसके पास कमी हो रही होगी ना। तो कुल रकम से अब क्या बची? शेष रकम या शेष धन रकम या लिख सकते हैं। भैया उसने 20% रकम निकाल ली। हमारे हिसाब से 20%, इधर देखते हैं, 20% को हम लोग 20/100 लिखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/10। कहने का ये, यहां से जैसे ही हमने अपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला तो हमें ये बात समझ में आई कि शुरुआत में उसके पास 10 थे और जब 2 निकाल लेगा तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बाकी बचे हुए रकम से 25% निकाल लिया। अब फिर से उसके पास जो रकम बची 25% निकाल लिया। 25% को हम लोग 25/100 लिखते हैं। 25 ही करना, 25 25 चौको 100, 1/4। मतलब यहां से हमें ये समझ में आया कि उसके पास शुरुआत में 4 थी और 1 निकाल ली तो कितनी बचेगी? 3 बचेगी। फिर क्या किया उसने? फिर बाकी बचे हुए रकम से उसने 30% निकाल लिया। 30% को जैसे ही हम लिखेंगे 30/100, ये सारी बातें आपको मैनुअली पता होनी चाहिए। 30/100, 0 0, 3/10। अब यहां से हमें निकाल लिया ना, तो शुरुआत में 10 था, 3 निकाल लिया तो 7 बचा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब उसके पास 2100 रुपए था, ये कुल रकम की बात कर रहा है और ये शेष रकम यानी अब बची है जो रकम कह रहा है। अब उसके पास 2100 रुपए था। अब हमारे हिसाब से तो हमारा ये था और उसके हिसाब से 2100, मतलब जो हमारा 8 गुणे 3 गुणे 7 बराबर किसके होगा? 2100। ये चाहे आप मल्टीप्लाई करा के निकल लो, यहीं पे उसके बराबर कर लो, बाद में करना सिंप्लीफाई। तो हमारा 8 गुणे 3 गुणे 7 है, उसका किसके बराबर है? 2100 के बराबर है। तो जब ऐसा कर लेंगे, 3 सत्ते 21, 0 0, 7 इकन्नम 7, 0 0, और जैसे ही हम भैया करेंगे और भी छोटा कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। हम जब एक बराबर निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा? 25/2। एक बराबर क्या निकला? 25/2। लेकिन पूछा क्या गया था? शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे? शुरुआत मतलब कुल रकम जो पहले थी रकम, पहले रकम क्या थी? इसको बराबर कर लेंगे, 10 दाम में 6 और 400, 400 बराबर। एक बराबर 25/2 निकाल लिया। हमें निकालना क्या है? 400 बराबर। तो 400 बराबर हम निकालेंगे तो 25 गुणे 2 इंटू 400। ऐसे तो करते हैं, एक एक नियम लगाया। यहाँ पे हमने 2 दूनी 4, 0 0 और 25 दूनी 50 और 2 0। मतलब शुरुआत में उसके पास कितनी रकम थी? 5000। शुरुआत में उसके पास कितनी रकम थी? 5000। ये वाला ऑप्शन सही होगा। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है, रेशियो मेथड से मैंने किया, जो जो परसेंटेज दिए थे उसको फ्रैक्शन में बदल लिया। उसको फ्रैक्शन में बदलने के बाद नीचे का नंबर प्रारंभिक नंबर रहता है और क्या बचा उससे कम करके लिख दिया। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता गया वैसा वैसा करते गए। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है एक ही टाइप से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को और शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब उसके पास 16,000 रुपए बचे। उसके पास प्रारंभ में क्या धन राशि थी? एक बात और समझे, जैसे जो अलग अलग परसेंटेज दिए होते हैं उनको कभी कभी हम या अपने हिसाब से उसको ऐड करके भी कर सकते हैं। 100 से ज्यादा ना हो पाए। अगर ऐसे छोटे परसेंटेज दिए गए हैं कि 100, अब मान लो अगर हम तीनों कर दें तो 50 30 80 ज्यादा हो गया, 80 80 160 हो जाएगा। तो ऐड करके फिर फ्रैक्शन में तोड़ना थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगा। यहां से ये कर सकते हैं, व्यक्ति था 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को, दोनों को पुत्र प्लस पुत्री वाला, पुत्र प्लस पुत्री, मतलब 50 प्लस 30 बराबर 80 हो गया। अपनी संपत्ति का 80% भाग उसने पुत्र और पुत्री को
दे दिया। जैसे ही उसने 80% दे दिया तो 80% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 80/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8/10। मतलब उसके पास शुरुआत में प्रारंभ में कुछ राशि होगी और अब कुछ राशि होगी। तो शुरुआत में उसके पास क्या थी 10, शुरुआत में उसके पास क्या थी 10। अब अपने पुत्र या पुत्रियों को 10 में से 8 भाग दे दिया तो कितनी बचेगी 2। अब क्या बचा 2 बचा। अब क्या बचा 2। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक साथ ही मैंने पुत्र और पुत्री को एक साथ ही सॉल्व कर दिया। अब क्या शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट को दिया जाता है। फिर वही बात, 80% को तो फ्रैक्शन कर ही चुके हैं, 8/10। 80% भाग ट्रस्ट को दे देता है, मतलब फिर से 10 से 8 दे देता है, क्या बचेगा 2। अब हमारे पास प्रारंभ में 10 दहा में 100 और अब कितनी है 2 दूनी 4। ये हमारे पास हमारे हिसाब से प्रारंभ में उसके पास क्या थी 100, और जब अपने पुत्र और पुत्री और ट्रस्ट में सारा कुछ कर दिया तब उसके पास 4 बचे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब उसके पास 16,000 रुपए बचे। हमारे हिसाब से 4 बचे, उसके हिसाब से 16,000। तो यहाँ कर लेते हैं 4 बराबर किसके हो जाएगा 16,000 के। 1 बराबर निकालोगे 4 चौको 16, 4,000 के। 1 बराबर, लेकिन हमें पूछा क्या था प्रारंभ में तो ये निकला ना, मतलब 100 बराबर निकालना है। जैसे ही हम 100 बराबर निकालेंगे तो 4 3 जीरो पहले से थे भैया, 2 जीरो और इधर बढ़ जाएंगे। शुरुआत में इसके पास क्या थी, ये रकम थी, ये धन था उसके पास शुरुआत में। ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। सारे क्वेश्चन रेशियो मेथड से हो रहे हैं। अब हम आगे क्वेश्चन पे देखेंगे। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया क्या लिखा हुआ है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 हो तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा भैया वैसे वैसे करते चलिए। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल है। बड़ा बगीचा, एक बगीचा है, या कुल पेड़ों की बात कर लेते हैं। बगीचे में कुल पेड़ के हिसाब से अब जो है वो 60% नारियल के है, नारियल के 60%। ये बात तो अलग है। जैसे ही हमने 60% को इधर देखिएगा, इतनी में देखेंगे या उधर किनारे देखते हैं, 60% को हम लोग लिख सकते हैं 60/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6/10। बस इस क्वेश्चन को एक बात इस क्वेश्चन में समझना, बगीचे में 60% पेड़ नारियल हैं। ये नहीं कह रहा कि कम होके इतने हो गए या ज्यादा होके इतने हो गए। मतलब शुरुआत में 10 थे, अब कितने हैं 6। शुरुआत में कितने थे पहले, और अब पहले ये 10 थे, अब ये क्या हो गए 6। आगे पढ़ते हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के, नारियल और आम के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ है। 25% को हम 25/100, 25 इकानम 25, 25 चौको 100, 1/4। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है। यहाँ पे परिवर्तन नहीं दिखा रहा है कि 4 से 1 की कमी हो जाती थी, ऐसा नहीं करा। बस यही बात इसमें समझना है कि पेड़ों के 25% पेड़ है, मतलब 4 अगर नारियल का है तो आम का कितना होगा 1। ये बात यहाँ पे बता रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और आम के पेड़ों की संख्या 20% पेड़ सेब हैं। आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ है। 20% को हम लोग लिखेंगे 20/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/10। 2/10 ना लिख के 1/5 भी लिख सकते हैं। मतलब 5 अगर पेड़ आम के हैं तो उसमें से 1 किसका है, सेब का है। क्वेश्चन ने बोला था यदि सेब के पेड़ों की संख्या, सेब के पेड़ पूछे गए तो देखिएगा सेब के ही पेड़ आखिरी में बचेंगे। नारियल से नारियल और आम से आम कैंसिल हो गया। इधर बचेंगे कुल पेड़ और इधर बचेंगे सेब के पेड़। इधर क्या बचेंगे अब सेब के पेड़, 6 इकानम 6 इधर बचने वाला है। इधर 5 को 20 और 20 दाम में 200। क्या बोला गया है, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है। हमारे हिसाब से सेब के पेड़ों की संख्या क्या है 6, उसके हिसाब से 1440। तो 6 बराबर किसके हो गया 1440 के। जब यहां से हम 1 बराबर निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 12 भैया 2 बचा, 6 चौक 24, 0, 1 बराबर 240।
तो वो पूछा गया है, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ थे? हमारे हिसाब से कुल कितने पेड़ थे? 200। उसके हिसाब से कितने थे? ठीक है, जब 200 बराबर निकालेंगे तो 240 गुणे 200, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 1 2 3, समझे? तो बगीचे में कुल कितने पेड़ थे? 48,000। बगीचे में कुल कितने पेड़ थे? 48,000। एक बार क्वेश्चन को फिर देखते हैं। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल है। 60% को हमने 6/10 लिखा, मतलब 10 अगर पेड़ कुल पेड़ है तो उसमें 6 कितने हैं? नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ है। 25% को 1/4 लिखा, मतलब 4 पेड़ अगर नारियल के हैं तो 1 पेड़ आम का है। उसमें से आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब है। 20% को 1/5 लिखा, 5 यदि आम के हैं तो 1 सेब का है। यहाँ से नारियल कैंसिल हो गया, आम से आम कैंसिल हो गया, क्या बचा? यहाँ पहले कुल पेड़ बचे और यहाँ पे अब सेब के पेड़, क्या बचे? सेब के पेड़। तो 6 बराबर, यहाँ पे दिया था पेड़ों की संख्या 1440 है, सेब के पेड़ों की संख्या, तो हमारे हिसाब से 6 हो गया। 6 बराबर 1440, 1 बराबर 240। पूछा गया था बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? कुल हमारे हिसाब से 200 थे। जब 200 का 240 से मल्टीप्लिकेशन कराया तो 24 दूनी 48, 48,000 आया। कौन सा ऑप्शन आया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 24,000 है। पहले वर्ष यह जनसंख्या 10% घटती है, दूसरे वर्ष फिर 20% घटती जाती है, अगले वर्ष 25% कम हो जाती है। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। पहले वर्ष यह जनसंख्या 10%, ये तो कुल जनसंख्या शहर की जनसंख्या, इसको बाद में छोड़ते हैं। पहले वर्ष यह जनसंख्या 10% घटती है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10। मतलब पहले जो शहर की जनसंख्या थी, पहले जनसंख्या और अब जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या पहले कुछ रही होगी, उसमें से जब ये 10% घट गई, हमारे हिसाब से 1 घटी, जब उसके हिसाब से 10% में 1 घट गया तो क्या बचा? 9। क्या बचा? 9 बचा। फिर क्या बोला गया? दूसरे वर्ष वह 20% फिर कम हो जाती है। दूसरे वर्ष 20%, 20% को हम लोग क्या लिखेंगे? 20/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/10। क्या आएगा? 2/10। अब जब दूसरे वर्ष फिर 20% कम होगी, हमारे हिसाब से 2 कम हुई, हमारे हिसाब से 2 कम हुई, तो जब 10 में 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 8। फिर क्वेश्चन क्या बोला था? जैसा जैसा फिर अगला वर्ष आएगा, दूसरे वर्ष के बाद अगला वर्ष फिर आया, तब फिर शहर की जनसंख्या 25% कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 25%। हम 25% को जैसे ही फ्रैक्शन में लिखेंगे 25/100, 25 का नंबर 25, 25 चौको 100, 1/4। मतलब पहले शहर की जनसंख्या शुरुआत में 4 थी, अब 1 कम हो गई, उसके हिसाब से 25% कम हो रही, हमारे हिसाब से 1 कम हो रही। जब 4 में 1 कमी कर देंगे तो कितनी बचेंगी? 3 बचेंगे। क्वेश्चन अब क्या बोला था भैया? बोला था 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि शुरुआत में शहर की जनसंख्या क्या थी? 24,000। तो शुरुआत में हमारी क्या थी? हम पहले पता करें कि हमारी पहले जनसंख्या क्या थी, तभी तो उसके बराबर कर पाएंगे। शुरुआत में जो पहले हमारी जनसंख्या क्या थी? 10 दहा में 100 और 100 चौको 400। क्या थी? 400। दिख रहा है? हाँ, 400। तो हमारे हिसाब से शुरुआत में 400 थी, उसके हिसाब से शुरुआत में 24,000 थी, तो हमारा 400 उसके बराबर हो जाएगा 24,000 के। भैया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 4 छंग 24, 0, 1 बराबर किसके आ गया? 60 के। क्वेश्चन बोला गया था 3 वर्ष बाद, ये पहले की बात चल रही थी, अब 3 वर्ष बाद अब शहर की जनसंख्या, मतलब इसका मल्टीप्लाई पहले कराएं फिर उसके बराबर निकालें तो निकल आएगा अब जनसंख्या क्या थी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 9 8 72 और 72 में जब 3 कराएंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। अब शहर की जनसंख्या क्या थी? 216। 1 बराबर 60 के, तो 216 बराबर निकालेंगे तो 216 गुणे 60, 36, 6 का नम 6 3 9 और 6 दूनी 12, 0, 12,960। मतलब एक शहर की जनसंख्या शुरुआत में रही होगी 24,000। जब प्रत्येक साल कमी आती है, पहले साल 10% की, दूसरे साल 20% की, तीसरे साल 25% की, लगातार कमी आती गई, तो शहर की जनसंख्या अब क्या बचेगी? 12,960। 12,960 कहाँ दिया गया? ये दिया गया। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता गया वैसा वैसा करते गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया लिखा है, सुरभि एक स्कूटी खरीदना चाहती है। सुरभि एक लड़की है, नाम से ही पता चल रहा होगा,
सुरभि एक स्कूटी खरीदना चाहती है जिसकी बाजार में कीमत 72,000 रुपए है। उसने विक्रेता ने 15% छूट दी। भाई जब सुरभि है लड़की और खरीदने जाएगी तो विक्रेता जो बेचने वाला है उसने 15% छूट दी तथा 14% बिक्री कर भी लगा दिया। पहले तो उसने 15% छूट दे दी और तथा 14% बिक्री कर लगा दिया। सुरभि ने विक्रेता, अब ऐसा सुरभि को रास नहीं आया, विक्रेता ने पहले छूट दी फिर बिक्री कर लगा दिया, तो सुरभि को ऐसा रास नहीं आया। उसने कहा, सुरभि ने विक्रेता से अनुरोध किया या कहा वह बिक्री कर पहले लगाए, उसे फिर से छूट दे। मतलब बिक्री कर पहले लगा दे और फिर छूट दे। भाई लड़कियां हैं, कम दिमाग होता है। उसने ये सोचा कि पहले अगर लड़की बिक्री कर लगा दिया जाए, बाद में छूट दे दिया तो कुछ परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं। उसने कहा बिक्री कर पहले लगा दो और फिर छूट दे। विक्रेता मान गया और वैसा ही किया। ज्ञात करें कि सुरभि को लाभ हुई या हानि हुई। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां से देखते हैं, पहले परसेंटेज के नंबर को उठाते हैं। जैसे 15% लिखा था, हम लोग 15% को क्या लिखते हैं, 15/100। जब हमने 15% को 15/100 लिखा, इसको छोटा करें, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 0। 5 दूनी 10, 0। मतलब पहली चीज 20 की थी। पहली चीज क्या थी? पहले चीज 20 की थी और जब 3 की छूट हो गई, अब क्या बचेगी? 17 की। और क्या बोला गया? 14% बिक्री कर। ये क्या था? 15% छूट। ये क्या थी? छूट। और अब क्या था? बिक्री कर। बिक्री कर कितना लग रहा है? 14%। 14% को हम लिखेंगे 14/100। इसको छोटा करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0। 2 पंचे 10 और 0। मतलब पहले क्या लगता था? 14%, 7 और अब ये बिक्री कर भी लगा दिया। बिक्री कर लगाएगा तो ज्यादा लगाएगा ना। मतलब पहले चीज 50 की थी, अब कितनी? 7 हो गई। हमारे हिसाब से 7 का बिक्री कर लगा तो कितनी हो गई चीज? 57 की। ऐसा विक्रेता ने किया। विक्रेता ने क्या किया? 15% की छूट लगा दी। मतलब जो चीज 20 की देनी थी अब 17 की दे रहा, लेकिन उसने बिक्री कर बढ़ा दिया। तो सुरभि ने ऐसा पसंद नहीं आया उसको। उसने कहा कि पहले बिक्री कर लगाए, पहले बिक्री कर लगाए और बाद में छूट दे। पहले उसने क्या, सुरभि ने क्या कहा? ये तो भाई विक्रेता की बात। जैसा जैसा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कैसा कैसा कहता है। ये विक्रेता की बात थी। अब सुरभि क्या कह रही है? सुरभि कह रही है कि पहले बिक्री कर लगा दे। पहले क्या कर दे? बिक्री कर लगा दे। मतलब पहले चीज 50 से 57 दे दो और फिर बाद में क्या कर दो? पहले बिक्री कर लगा दे, उसके बाद छूट दे। उसके बाद छूट। छूट क्या थी? 20 से 17। तो हमसे पूछा गया था, विक्रेता मान गया और वैसा ही क्या, ज्ञात करें कि सुरभि को लाभ हुई या हानि। अच्छा देखिएगा भैया, जब पहले विक्रेता था तो पहले पहले छूट दे रहा था 20 की चीज 17 में। कोई परिवर्तन हो रहा क्या? पहले विक्रेता कर रहा था, पहले छूट लगा रहा था, बाद में बिक्री कर लगा रहा था। पहले छूट दे रहा था, बाद में बिक्री कर लगा रहा था। सुरभि कहने लगी पहले बिक्री कर लगाओ, बाद में छूट दो। तो बताइए, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 20 से 17 छूट। यहाँ पे भाई इनका मल्टीप्लिकेशन कराने पे चाहे ऊपर से नीचे करा दो, चाहे बिक्री कर पहले लिख दो, चाहे छूट, मल्टीप्लिकेशन तो वही आएगा। 5 दूनी 10, 0। इसका भी यही आएगा और इसका भी आएगा। बताओ आंसर में कोई चेंजमेंट होने वाला है क्या? नहीं। समझ आ गई होगी क्या बात कहने चाहते हैं हम, कि पहले चाहे छूट दे लो, चाहे पहले बिक्री कर लगा दो। चाहे पहले बिक्री कर लगा दो, चाहे पहले छूट, चाहे पहले छूट दे दो, चाहे बिक्री कर लगा दो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन लड़की को क्या कहने लगी? उसको पहले छूट ना पसंद आई। पहले उस विक्रेता पहले उसको छूट दे रहा था, बाद में बिक्री कर लगा रहा था, लेकिन लड़की को ऐसा पसंद नहीं आया। उसने कहा पहले आप हमें बिक्री कर लगा दो और बाद में छूट दो। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब पूछा गया था क्वेश्चन में, फिर उसे छूट दे दी। अब वैसा ही किया, ज्ञात करें सुरभि को लाभ हो या हानि। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो पहले हो रहा था जैसा, वैसा ही अब हो रहा था। इसके ऑप्शन ये दिए गए थे, ये दिए गए थे, ये दिए गए थे। ऑप्शन क्या आएगा? 0। ना तो उसे लाभ हुई, ना तो उसे हानि हुई। एक बात में समझाने का बस प्रयास कर रहे थे कि चाहे तो पहले छूट दे ले या बाद में बिक्री कर लगा दे, या पहले बिक्री कर लगा दे या छूट दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा ही किया विक्रेता ने। ठीक है, बात आगे। छोटा सा क्वेश्चन था, बस व्यू दिखाने की कोशिश की आपको कि पहले छूट या बिक्री या छूट देने पर कोई सवाल में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ना तो उसमें लाभ होता है और ना ही हानि होती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, आपको 4 अलग अलग प्रकार की छूट मिल रही है। पहला दुकानदार 50%, 50%, 75%। दूसरा दुकानदार 30%, 70%। तीसरा दुकानदार 60%, 40%, 76%। और चौथा दुकानदार 80%, 20%।
चार अलग अलग प्रकार की छूट मिल रही है। आपके लिए कौन छूट ज्यादा लाभदायक है या लाभप्रिय? भाई आप एक दुकान पे गए, जब आप एक दुकान पे गए तो दुकानदार ने कहा हम आपको 50% इस सामान पे, 50% इस सामान पे और 75% इस सामान पे। दूसरा दुकानदार कहता है हम 30% और 70% के छूट देंगे, ऐसा ऐसा कहता है। तो जब प्रतिशत में जाए, हम ही लोग जाते हैं या कोई भी घर का सदस्य खरीदने जाता है, जब कह देता है, मान लो उसको ये बता दें कि पहले चीज 100 की थी अब हम 60 की दे रहे हैं, तो उसको ये बात समझ आ जाती है, ये बात उसको समझ में आ गई कि पहले 100 की दे रहा था अब 60 की दे रहा, मतलब 40 रुपए में मुनाफा हो रहा है। लेकिन यही बात अगर हम प्रतिशत में कह दें कि पहले हम आपको 50% की छूट देंगे और फिर 20% छूट देंगे, तो आपको पता लगाना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीज हमारी 200 रुपए की है और 50% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। वो तो दुकानदार ही कैलकुलेट करके निकाल देता है और बिल बना देता है, हम लोग लेके चले आते हैं। ये निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखते हैं कैसे। छूट हमें ये दी है, ये दी है, ये दी है, ये दी है। अब हमें ये समझना है कि हमारे लिए कौन सी ज्यादा लाभदायक होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन जब हमने बताया था आपको, तो हमने बताया था कि क्रमिक छूट कैसे निकाली जाती है। तो मैंने बताया मान लो ए को सॉल्व करना है। जब आपको ए को सॉल्व करना है 50%, 50% और 75% लिखा हुआ है। जब हम ए को सॉल्व करेंगे तो बट्टा निकालने का, क्रमिक छूट निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन। ये हमारे लिए ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। इन दोनों से फिर एक आंसर आएगा, फिर से वो ए का और ये फिर बी का। इस तरीके से इसको 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 चारों को सॉल्व करेंगे, पता लग जाएगा कि कौन सी छूट हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है। सॉल्व करते हैं। ए का मान 50, बी का मान 50 माइनस ए का मान 50, बी का मान 50 बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 50 50 100, 50 50 100 पचम 25 75। ये क्या आया 75। अभी रुक जाइए, सॉल्व नहीं हुआ, सॉरी। क्या आया 75। अब हमारे लिए इसी सवाल में और चल रहा था ना, अब हमारे लिए ए का काम ये करेगा और 75 में 75 का काम ये करेगा। 100 माइनस 25, 50 50 100 और 55 25। अब ये फिर से काम करेगा ए बी का, इसी में चल रहा था। अब हमारे लिए ये फिर ए हो गया, फिर ये बी हो गया। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100। ए की जगह 75, बी की जगह 75, ए की जगह 75 और बी की जगह 75 अपॉन में 100। 75 75 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 75 75 जोड़ेंगे, सॉरी, 5 5 10, 5 5 10, 7 7 14 15, 150। जब इसको करेंगे, जब इसका हमें मल्टीप्लाई कराने की बारी आई, तो एक बात ये समझ लेते हैं, ये यहाँ पे लगा देंगे भाई, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। जैसे ही 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो ये 0.75 हो जाएगा। अब 0.75 का जब 75 में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 0.75 का, ये थोड़ा सा इसमें गलती हो गई सवाल को नोट करने में। यहाँ पे ये 75 नहीं होगा, इस वजह से ये भी नहीं होगा। केवल 2 छूट हमें दी गई थी, तो इनको हमने सॉल्व कर लिया। तो क्या आया 75। इनका अलग लिख लेते हैं ब्लैक मार्कर से। क्या आया 75, ये अलग हो गया। इसको फिर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 30 है और ये 70 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर से a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100। a प्लस बी क्या 30 प्लस 70 और माइनस का 30 गुणे 70 अपॉन में 100। 70 30 100 और 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 7 त्रिका 21, 10 से 1 गया 9, इधर बचेगा 9 से 2 गया 7। क्या आया 79। इसका आंसर क्या आया 79। अब इस तरीके से इधर सॉल्व करते हैं। जब इधर सॉल्व करोगे तो क्या दिया गया 60 और 40। तो इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100। a की जगह 60, b की जगह 40, माइनस a की जगह 60, b की जगह 40 अपॉन में 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया 100 और 6 चौक 24। जब इसको घटाएंगे तो 10 से 4 गया 6, इधर बचेगा 9, 9 से 2 गया 7। ये हो गया। अच्छा, इधर करते हैं। अभी एक बचा है टी नंबर। 80 और 20, a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100। a की जगह 80, b की जगह 20, माइनस a की जगह 80 और b की जगह 20 अपॉन में 100। 80 20 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल होगा। 8 दूनी 16, 10 से 6 गया 4, इधर 9 से 1 गया 8, 84। अच्छा, इसका आया 75, इसका आया 79, इसका आया 76 और इसका आया 80। जब हमने ये क्रमिक छूट से इसको सॉल्व कर लिया, इसका 75, इसका 79, इसका 76, इसका 84, अब हमें समझ में आने लगा होगा कि हमें कौन सा प्रतिशत लाभदायक होगा, कौन सा प्रतिशत लाभदायक होगा। 4 लिखा है, सॉरी।
अब दुकानदार ने 50-50 बोला था, 30-70 बोला था, 60-40 बोला था, 80-20 बोला था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा प्रतिशत हम उससे बोले कि ये हमको छूट दो तो हमें लाभ होगा। अब हमें समझ में आने लगा होगा कि हमारे लिए सबसे ये 75 है, 79, ये 76, ये 84, हमें ये वाली छूट मिल जाए। हमें कौन सी छूट मिल जाए? हमें ये वाली छूट अगर मिल जाए तो चीज हमारे लिए आसान है, क्योंकि 84 की छूट मिल रही है। कितने की छूट मिल रही है? 84। लेकिन एक बात फिर समझिएगा, क्या हमारे पास इतना टाइम होता है? हम a प्लस बी माइनस ए अपॉन 100 लेके बैठे हैं, हम a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 लेके बैठे हैं, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 लेके बैठे हैं, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 बैठे। नहीं, इतना टाइम नहीं होता है। मेरी एक बात समझिएगा, ये ट्रिक समझिएगा, कुछ भी समझिएगा, इन तरह के क्वेश्चन समझ, एक ट्रिक समझिएगा कैसे करते हैं। अगर आप खरीदने वाले हैं, अगर आप बायर हैं, आप अगर खरीदने वाले हैं तो किसी भी ऑर्डर में खरीदने वाले हैं तो किसी भी ऑर्डर में मैक्सिमम परसेंट आपके लिए लाभदायक होगा। कोई भी ऑर्डर हो, मैक्सिमम परसेंट आपके लिए लाभदायक होगा। यदि आप सेलर हैं, बेचने वाले हैं, तो मिनिमम परसेंट आपके लिए लाभदायक होगा। मिनिमम परसेंट आपके लिए लाभदायक होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, सब में काम आएगी। हम किसी भी, इसको 4 तरह की छूट दी गई है और हम इतना करने नहीं बैठेंगे कि इतना करके हम तब पता करें कि हमारे लिए छूट लाभदायक होगी। नहीं, यदि आप खरीदने वाले हैं तो किसी भी ऑर्डर में, ये ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर तब जब एक से ज्यादा नंबर मिल जाए हमको, तब वो ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर, ये ऑर्डर, ये किसी भी ऑर्डर में यदि मैक्सिमम परसेंट है तो खरीदने वालों को हमेशा उसमें लाभ मिलेगा। भाई ये सब हम क्यों कर रहे थे? लाभ के लिए तो इतना सॉल्व कर रहे थे कि हमें ये लाभ मिले, ज्यादा लाभ मिले, इसी वजह से ये कर रहे थे। ज्यादा लाभ हमें 84 मिले तो हम कह रहे हैं हमें ये वाली छोड़ दो, तो यही तो कर रहे थे। तो हमेशा खरीदने वाले के लिए मैक्सिमम परसेंट इन एनी ऑर्डर, कोई भी मैक्सिमम परसेंट कोई में हो। जैसे हम खरीदने वाले हैं, मैक्सिमम परसेंट किसमें लिखा हुआ है? 50-50 लिखा हुआ, 60-40 लिखा हुआ, 30-70 लिखा। मैक्सिमम परसेंट किसमें लिखा है? 80। मतलब हमारे लिए ये वाली सोचते ही बता दो। मान लो 4 तरह की अलग चीज है, इस पे ये 4 तरह दे रहा, तो हमारे लिए तुरंत बता दो। इतना सब करने की जरूरत नहीं कि भैया आप ये वाली छूट हमको दो, आप हमको ये वाली छूट दो। अगर आप बेचने वाले हैं, अगर बेचने वाले को लाभदायक चाहिए, बेचने वाला लाभ कमाना चाहता है, तो बेचने वाले के लिए मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम परसेंटेज इन एनी ऑर्डर, किसमें? बेचने वाले के लिए भी यही सही है, 20 है ना, सबसे कम। बेचने वाले में भी इसका लाभदायक हो, खरीदने वाले के लिए, मतलब किसी भी ऑर्डर में मिनिमम परसेंटेज उसके लिए लाभदायक होगा, सेलर के लिए, और खरीदने वाले के लिए मैक्सिमम परसेंटेज लाभदायक होगा। ये चीज अगले क्वेश्चन पे देखना, डायरेक्ट करेंगे और फिर इससे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आया होगा कौन सा डी ऑप्शन इसका होगा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम जैसा पुराना क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है। आप एक पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं, आपने 4 अलग अलग क्रमिक छूट का विकल्प रखा, आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है? हमने पिछले में आपको 2 तरह से करके दिखाया। मैंने क्या बताया? a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 के फॉर्मूले से कर लो, बताया। अब बताओ, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 का इसका करने अलग बैठोगे, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 इसका अलग करने बैठोगे, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 इसका अलग करने बैठोगे, इसका अलग करने बैठोगे, तब जाके आप पता कर पाओगे कि हमारे लिए कौन सी छूट ज्यादा लाभदायक है। लेकिन ऐसा करोगे क्या कि दुकानदार बोल रहा है कि ये छूट है, अब आपको यही सोचते रहे कि कौन सी छूट हम बताएं तब हमारे लिए लाभदायक होगा। बता पाना, जब बेसिक्स किया थोड़ा सा टफ हुआ। मैंने एक ट्रिक बताई कि कौन सी आपके, यदि आप बायर हैं, यदि आप खरीदने वाले हैं, तो एनी ऑर्डर मैक्सिमम परसेंट आपके लिए लाभदायक होगा। यदि आप सेलर हैं, तो एनी ऑर्डर मिनिमम परसेंटेज। हमें a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 के फॉर्मूले से बार बार लगाने की जरूरत नहीं कि इसमें लगाएं तब हम निकाल पाए। इसमें हम जैसा पिछला बताया, हमने बता भी दिया कि ऐसा होता है। फिर आपको ट्रिक बताई कि अगर आप खरीदने वाले हैं तो किसी भी ऑर्डर में मैक्सिमम परसेंटेज आपके लिए लाभदायक होगी, यदि आप बेचने वाले हैं तो मिनिमम परसेंटेज आपके लिए लाभदायक होगी। अब देखिएगा, और ये ट्रिक कब लगती है, एक बात और देखने, कहे तो भैया ट्रिक बता दे रहा हो अब ये गलत हो गई। नहीं, ट्रिक ये लगती कब है? जब इन चारों क्रमिक छूट का सम इक्वल हो, तब ये ट्रिक लगेगी। वरना आप a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 के फॉर्मूले से घिसो बार बार, तब ये ट्रिक नहीं लगेगी। जब इनके सम इक्वल होंगे तब ये ट्रिक लगेगी कि बायर के लिए हमेशा मैक्सिमम ऑर्डर इन एनी परसेंटेज, एनी ऑर्डर मैक्सिमम परसेंटेज, किसी भी ऑर्डर में मैक्सिमम परसेंटेज हमेशा बायर के लिए लाभदायक होगी।
और सेलर के लिए एनी ऑर्डर मिनिमम परसेंटेज हमेशा लाभदायक होगी। जब इनका सम इक्वल हो, 4 होगा तब ये वैल्यू देखते हैं। सम इक्वल है क्या, 15 4 19 1 20, 18 2 20, 17 3 20, ये ट्रिक इसमें लग जाएगी। हमें अब अगर हम खरीदने वाले तो हमारे लिए कौन सी छूट सबसे ज्यादा लाभदायक होगी, मैक्सिमम परसेंट एनी ऑर्डर। अगर हम खरीदने वाले हैं तो हमें ये छूट चाहिए, हमें ये छूट चाहिए, तब हमारे लिए लाभदायक होगी। अगर हम बेचने वाले हैं, सेलर है, एनी ऑर्डर सेलर है, तो सेलर में मिनिमम परसेंटेज किस में आ रहा है, ये वाला। अगर हम बेचने वाले हैं तो अगर हम इस तरह से छूट देते हैं तो हमको लाभ मिलेगा, अगर हम खरीदने वाले हैं तो हमको ये छूट अगर मिले तो हमको। 2 तरह से बताया। तो पूछा गया था आप एक पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं, आपने 4 अलग अलग क्रमिक विकल्प का, क्रमिक छूट का विकल्प रखा, आपके लिए कौन सा विकल्प, तो साइकिल बेचने वाले के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, ये सेलर के लिए हमेशा ये विकल्प मिनिमम परसेंटेज इन एनी, और सेलर के लिए हमेशा ये रहेगा। खरीदने वाले के लिए अगर ये छूट मिले तो हमको ये फायदा रहेगा, लेकिन सेलिंग करने वाले को ये ऐसा क्वेश्चन, ये इसमें टिक लगेगी। अगर भैया ये सम इक्वल ना होते तो आपको मैंने पिछला सवाल बताया कि a + b - ab/100 का फॉर्मूला लगाएं, तब जाके वो सही होगा। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, समझ आया होगा कौन सा विकल्प सही होगा। ये अगर आप पुरानी साइकिल बेच रहे हैं तो आपके लिए ये विकल्प सबसे बेहतर होगा कि मिनिमम ऑर्डर एनी परसेंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आज की क्लास में हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे और मैंने पूरी तरह से कोशिश की। अच्छा, मैंने ही नहीं, कोई भी टीचर, चाहे आपको, जब हम लोग अपने विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते थे, तब भी वो अपनी जान लगा देता था बच्चे को समझाने में, चाहे वो ABCD सिखाने पे हो या कुछ भी सिखाने पे हो। उसी तरह से मैंने भी कोशिश की कि आपको अच्छे से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज क्वेश्चन अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट करिए। कोई भी चीज मेरी ना समझ में आई हो, या कोई क्वेश्चन ही पूरा ना समझ में आया हो, या किसी क्वेश्चन में कोई बात ना समझ में आई हो, तो वो भी आप मुझसे कमेंट करें, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तब तक के लिए हमारे चैनल SSC पाठशाला को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।